हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया सेकंड क्लास में न्यूक्लियाई के, जिसमें जो भी क्वेश्चन किए हैं फटाफट से हम करेंगे। हमारा पहला सवाल है, रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियाई दिया है जो कि ट्वाइस है रेडियस ऑफ बेरिलियम के। तो इस क्वेश्चन में हमारा ये वाला कंसेप्ट लगेगा, कौन सा वाला, कि रेडियस न्यूक्लियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के पावर 1/3 के। अब मुझे क्या दिया है, रेडियस ऑफ जर्मेनियम। जर्मेनियम का रेडियस दोगुना है। देखो आपको कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर 2 लगाऊँ या फिर रेडियस ऑफ बेरिलियम पे 2 लगाऊँ, तो इसका उपाय बताऊँ? रेडियस ऑफ बेरिलियम ऑफ, जहाँ पर ऑफ आ जाए वहाँ पर मल्टीप्लाई करके 2 लिख दो। तो ये 2 ऑफ किसके साथ है, बेरिलियम के, तो इसलिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाऊंगा। मैं भी ये गलती पहले बहुत करता था, अब नहीं करता। तो ये मेरा रिलेशन आ गया। अब रेडियस ऑफ जर्मेनियम बाई रेडियस ऑफ बेरिलियम हो जाएगा मास नंबर ऑफ जर्मेनियम डिवाइडेड बाय मास नंबर ऑफ बेरिलियम का पावर 1/3। हमको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन जर्मेनियम बताना है, नथिंग बट ये कुछ नहीं है, मास नंबर ऑफ जर्मेनियम ही है। अब मुझे इसका रेशियो दिया था, तो क्या मैं यहाँ से अगर इसको इस साइड लेके आऊँ तो Rg/Rb मेरा 2 हो जाएगा। तो मैं अब इसकी जगह पर 2 रख दूंगा और ये हो जाएगा Ag/Ab। यहाँ पर पावर 1/3 था, मैं उस तरफ लेके जाऊँगा तो ये 2 हो जाएगा, पलटी मार देता है पावर। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू Ag/Ab। मास नंबर ऑफ बेरिलियम टू मास नंबर ऑफ जर्मेनियम, जर्मेनियम ही लेना। हाँ, बेरिलियम का मास नंबर कितना दिया है, 9। तो यहाँ पर हो जाएगा मास नंबर ऑफ जर्मेनियम डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4। तो 9 चौक तो 36 होता है। अरे भाई यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3 था, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 वर्ड 72 होगा, मतलब ए जी का पावर, ए जी मतलब मास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जो जर्मेनियम में होगी वो 72 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ किसकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियस इज, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है। तो आप इसको याद कर लेंगे कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होती है। आगे चलेंगे अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ दिया है। इससे पहले एक बार हम खुद ही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ बनाएंगे। ये कुछ ऐसे ऐसे बनता है, फिर ऐसे आ जाता है। यहाँ पीक पर Fe होता है, Fe होता है। ये किसका ग्राफ है, बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास इनटू ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो देखो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पहले इंक्रीज हो रही है, फिर मैक्सिमम है, फिर बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इसका क्या मतलब है जानते हैं, कि हर कोई चाहता है कि मेरी बाइंडिंग एनर्जी ये हो। यहाँ पर छोटे छोटे न्यूक्लियस चाहेंगे कि हम जुड़ के एक ऐसा न्यूक्लियस बनाएं जो कि बाइंडिंग एनर्जी जिसकी इतनी हो। अब जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है, लेकिन जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। अब 2 छोटे छोटे न्यूक्लियॉन जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियॉन बना लिए, इसी को हम बोलते हैं क्या, फ्यूज़न। फ्यूज़न मतलब जुड़ना। और यहाँ पर जिसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा है, देखो जो बहुत छोटा है वो भी दुखी है, जो बहुत बड़ा है वो भी दुखी है। सर ने इसको क्लास में बताया था, जिसका बहुत छोटा है वो भी दुखी है, जिसका बहुत बड़ा है वो भी दुखी है, तो जिसका मीडियम साइज़ है सिर्फ वही खुश है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइज़ है, बहुत ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, लगभग 236 वाला। तो ये टूट के इतना छोटा छोटा बनना चाहेंगे। तो ये टूटने का प्रोसेस है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। ठीक है। और फ्यूज़न में भी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इस बात को ध्यान रखना, एनर्जी रिलीज होती है और फ्यूज़न में भी एनर्जी रिलीज होती है। और दोनों में एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने से होता क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात, जब एनर्जी रिलीज होगी तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी नहीं बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, दोनों केस में, चाहे वो फिजन हो चाहे वो फ्यूजन हो। एनर्जी रिलीज हुई तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी, मतलब स्टेबिलिटी उस न्यूक्लियस की बढ़ी। अब इस क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर का, इसने मास नंबर का दे दिया, एटॉमिक नंबर नहीं। तो आप मास नंबर एटॉमिक नंबर कुछ भी ले सकते हैं। तो जेड की जगह पर यहाँ पर ए है। अब देखो हमको बताना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सोन इन फिगर ABCD 4 न्यूक्लियर इंडिकेटेड का प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो। अब
पहला प्रोसेस क्या है, सी से 2D बन रहा है। देखो सी से 2D बन रहा है भाई, यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी मेरी कम हो रही है और इसलिए ये अनस्टेबल होगा, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, तो ये नहीं होगा। ए से सी और डी बन रहा है, ए से सी बनने पर तो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन ये डी भी बन जा रहा है, इस वजह से ये गलत है। अब बी से सी डी देखते हैं, बी से सी बनने पर तो एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन डी बनने पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी, इसलिए ये गलत है। ये थर्ड वाला ही सही है, क्यों? क्योंकि ए से हमारा सी बन रहा है, हमारी बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर देखो कम है, फिर सी पर जाने पर बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है तो एनर्जी रिलीज होगी और स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ से हमारा आंसर ये होगा और इसी में क्या हो रहा है, सिर्फ ये बन रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब आगे वाली चीज़ आगे वाली चीज़ ये है कि हमको अब बताना है न्यूक्लियाई ए है वो डिवाइड हो रहा है, ए न्यूक्लियाई डिवाइड हो रहा है बी और सी में, ये फिजन प्रोसेस है, टूटना है। बाइंडिंग एनर्जी ये दिखती है इसकी, ये है इसकी ई बी है, इसकी ई सी है। तो हमको बताना है फिजन में क्या होता है भाई, फिजन में एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी रिलीज होती है का क्या मतलब है, एनर्जी रिलीज होती है का ये मतलब है, यहाँ पर इसने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया। अच्छा बाइंडिंग एनर्जी दिया है, ओह शिट, मुझे लगा नहीं मेंशन किया। तो ये टूटेगा ही क्यों, ये इसलिए टूटेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा था, ये टूटेगा तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, इसीलिए तो टूटा, और बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी तभी तो ये स्टेबल होगा। क्यों कोई टूटेगा भाई, क्यों? मज़ा आ रहा है टूटने में? नहीं, इसीलिए ताकि वो अपनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ा सके और स्टेबल बन सके। तो यहाँ से यहाँ जाने में जो एनर्जी होगी इन दोनों की ज़्यादा होगी, ये बाइंडिंग एनर्जी इन दोनों की मिला के ज़्यादा होगी इसके कंपेयर में, इसीलिए ये टूटा। तो बी और सी की एनर्जी ई के कंपेयर में ज़्यादा होगी, मतलब फर्स्ट वाला आंसर। आगे चलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एटॉमिक मास हैज शार्प पीक वैल्यू फॉर हीलियम न्यूक्लियस। ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ होता है ना, ये कुछ ऐसा 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 होता है। तो ये पीक पर ना मेरा हीलियम आता है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि हीलियम जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी उसके आजू बाजू वालों से ज़्यादा है, मतलब ये बहुत अच्छा स्टेबल है, इसको ईजिली तोड़ नहीं सकते, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये फिजिबल नहीं है, फिजिबल मतलब टूटना, ये बहुत स्टेबल है, पीक वही बताता है। अब आगे भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमको दिया है और हमको अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बतानी है। तो कैसे बताएंगे, ऐसे बताएंगे कि जब बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में सारी वैल्यूज दी हो, ध्यान से देखो बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में दी है, तो क्या करते हैं, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको क्यू बोलते हैं। ये जो क्यू वैल्यू होगी ना, वो अगर सिर्फ एनर्जी दिया है तो एनर्जी के टर्म्स में, बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होती है, और अगर ये मासेस दिया रहता तब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी वाला टर्म मास के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अब आप बोलेंगे ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है तो डायरेक्ट है, ऐसे नहीं ध्यान रखना है, बाइंडिंग एनर्जी वाला ध्यान रखना है। बस आप इतना याद रखो कि क्यू वैल्यू जब हम लिखेंगे एनर्जी बाइंडिंग के टर्म्स में तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, और जब मास के टर्म्स में लिखेंगे तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ पर हमको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया गया है, क्या दिया गया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 782 दिया है, और ये पर न्यूक्लियन है, प्रॉब्लम ये है ये 190 है। अब तो मैं लिखूंगा क्यू वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, क्यू वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। अब ये पर न्यूक्लियन दिया है, ये एक न्यूक्लियन को तोड़ने में, मतलब x के एक न्यूक्लियन को तोड़ने में 7.4 MeV लग रहा है, तो x के कितने ऐसे न्यूक्लियन हैं, 200, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 200 का, ये मेरा बाइंडिंग एनर्जी हो गया, किसका, रिएक्टेंट का। अब आगे आते हैं, ए और बी दोनों का बाइंडिंग एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन एक ही वैल्यू है, मतलब 8.2, मतलब इसका एक न्यूक्लियन तोड़ने के लिए 8.2 लगता है, इसका भी 8.2, और दोनों मिला के कितना है, कितने न्यूक्लियन है दोनों मिला के, 190 + 10 मतलब 200, तो यहाँ पर भी हम 200 ही लिख देंगे। अब हम एक काम करेंगे, ये तो प्रोडक्ट था, तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी मतलब 200 × 8.2। अब दोनों में मैंने 8.2 क्यों लिया, क्योंकि भाई वैल्यू सेम थी और दोनों जोड़ने पर 200 आता है, माइनस 200 माइनस 7.4 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 200 को हम कॉमन ले लेंगे,
8.2 से माइनस कर देंगे 7.4 और ये बच जाएगा कितना 200 मल्टीप्लाई बाई 0.8 के अराउंड 0.8 या 0.6 8.2 है हाँ 0.8 8 दूनी कितना होता है 16 होता है तो ये लगभग 160 MeV आ जाएगा। अगर ये एक रहा होता 200 होता एक से कम है तो 200 से कम आएगा 200 से कम 160 है सिंपल। और ये देखो नंबर 8 दूनी 16 16 के टर्म्स में वाला आंसर मतलब ये वाला। आगे चलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन क्या होता है भाई ड्यूट्रॉन हाइड्रोजन जैसा ही होता है सिर्फ यहाँ पर 2 होता है मास नंबर। अल्फा पार्टिकल क्या होता है अल्फा पार्टिकल नथिंग बट हीलियम होता है ये 2 ये 4 आर रिस्पेक्टिवली। इनकी बाइंडिंग एनर्जी x1 और x2 है। अरे यार हीलियम है He2 4 ये ड्यूट्रॉन है। क्यों वैल्यू ऑफ रिएक्शन बतानी है। अब मुझे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे दी है तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितना है न्यूक्लियन है इसमें 2 न्यूक्लियन 2 2 4 न्यूक्लियन। इन 4 न्यूक्लियन को एक न्यूक्लियन को तोड़ने की एनर्जी x1 है तो 4 की हो जाएगी 4 × x1। अब इसमें भी हीलियम में भी 4 न्यूक्लियन है और एक न्यूक्लियन को तोड़ने की एनर्जी x2 है तो x2 लिख देंगे। तो अब Q इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है भाई हीलियम प्रोडक्ट में है तो 4x2 माइनस 4x1 यहाँ से 4 को कॉमन निकाल लेंगे और x2 माइनस x1 कर देंगे तो 4x2 माइनस x1 वाला मेरा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना है कि जो हमने ग्राफ बनाया था बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन वाला वहाँ पर जो पीक आई थी सबसे बड़ी वो किसकी आई थी वो Fe की थी मतलब आयरन की थी। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होती है। आगे चलेंगे हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरीज ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो आपने देखा था बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन की पहले बढ़ती है फिर कम होने लगती है मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग मास नंबर। पहले बढ़ेगी फिर घटने लगेगी मतलब थर्ड वाला। मास नंबर हमको दिया है लिथियम का इतना AMU लेस है देन सम ऑफ ऑल न्यूक्लियंस। मतलब ये कि जब ये 50,000 की गड्डी थी उससे जब अकेला अकेला मैं गिन रहा हूँ तो ये कम है और जब तोड़ के गिना तो ज़्यादा था। तो ये जो इतना लेस बोला ना ये मेरा सिंपली डेल्टा M है मतलब मास में डिफरेंस जैसे 500 रुपये का डिफरेंस आया था नोट को गिनने में वैसे ही ये सिर्फ डिफरेंस है। तो मुझे बतानी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसके न्यूक्लियस की। अब बाइंडिंग एनर्जी का मैंने फॉर्मूला बताया था एक था सबके टर्म्स में एक था सिंपली डेल्टा M इंटू C²। इसी डेल्टा M को हम क्या लिख देते हैं ऐसे लिखते थे कि नहीं Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन सिर्फ इसी डेल्टा M को माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इसी डेल्टा M को। अब इसमें डेल्टा M की डायरेक्ट वैल्यू देती थी 0.042 AMU इंटू C का स्क्वायर। अब 1 AMU इंटू C का स्क्वायर जो होता है वो मेरा होता है 931.5 तो हम 0.042 में 931 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लगभग मेरा हो जाएगा 931 मल्टीप्लाई बाई इसको मैं 40 मान लूँ और मैं एक काम करता हूँ कौन सा काम 0.04 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड की 100 से करूँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से करता हूँ 1 2 तब ये यहाँ पर 4 हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब इस 100 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा और 9 चौक 36 मतलब 36 के अराउंड 36 से ज़्यादा ही आंसर आएगा मतलब 40 के आसपास वाला आंसर होगा 40 के आसपास वाला यहाँ पर आंसर ये वाला है। तो आप ऐसे ये वाला मार्क कर देंगे लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ क्योंकि क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन नहीं पूछी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछी है। ये एनर्जी है लिथियम के 7 न्यूक्लियन को तोड़ने में तो एक न्यूक्लियन को तोड़ने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे और 7 चौक 42 7 7 पचे 35 5 पॉइंट समथिंग के ऑर्डर में इसका आंसर आएगा मतलब ये वाला मेरा आंसर होगा ये वाला नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखना आप। आगे चलेंगे। अच्छा हम लोग फिजिक्स में बहुत जगह बोलते हैं ना अल्फ़ा बीटा गामा तो पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है अल्फ़ा बीटा गामा की। अल्फ़ा बीटा गामा के पावर में ही होती है सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर इसकी होती है फिर इससे कम फिर इससे कम। अरे यार हम कुछ भी लेते थे ना अल्फ़ा अब कैसे बताऊँ आपको केमिस्ट्री पढ़ते हो हाँ
अगर यहाँ पर मेरा सेंट्रल ग्रुप लगा है तो इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसको बोलते हैं बीटा कार्बन, इसको बोलते हैं गामा कार्बन। अल्फा बीटा गामा केमिस्ट्री में भी ऐसे पढ़ते होंगे। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा कहाँ काम देगा, कहाँ काम देगा? तो कहीं तो काम नहीं दिया, लेकिन ये ऑर्डर रखने में काम दे दिया कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा की होगी, फिर बीटा की होगी, फिर अल्फा की होगी। तो पेनिट्रेटिंग पावर मीडियम में पहले अल्फा बीटा गामा ये वाली हो जाएगी। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्फा डी के क्या होता है, बीटा डी के क्या होता है। तो बस इतना याद रखो, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही। अल्फा डी के में होता ये है कि मास नंबर मतलब ए जो है वो -4 किया जाता है और जेड को -2 किया जाता है। जो क्वेश्चन में रिएक्टेंट दिया होगा उसका हम मास नंबर मतलब मोलर मास या एटॉमिक मास 4 से कम करते हैं अल्फा डी के में, और एटॉमिक नंबर 2 से कम करते हैं। और जब बीटा माइनस डी के बोले या सिर्फ बीटा बोले तो आप बाय डिफ़ॉल्ट बीटा माइनस ही समझेंगे, बीटा प्लस नहीं समझेंगे। और बीटा माइनस बोल रहा है ना, माइनस भले बोला लेकिन इसमें हम ऐड करते हैं, हम एक ऐड करते हैं क्या, जेड में एक नंबर ऐड करते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ा देते हैं। बस इतना चीज़ याद रख लो, आपके सारे सवाल बन जाएंगे। अब मुझे बताओ, ये मेरा रिएक्टेंट है जिसका एटॉमिक नंबर n है, मास नंबर m है। इसमें एक अल्फा डी के हुआ तो मैं कह सकता हूँ कि जो जो जेड बनेगा उसमें मास नंबर में 4 का माइनस करेंगे और एटॉमिक नंबर में 2 से माइनस करेंगे। तो देखो बीटा में कभी भी मास नंबर में माइनस नहीं होगा, तो -6 वाला नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा। अब यहाँ पर दो बीटा माइनस डी के हुआ, बीटा माइनस डी के 2 बार हुआ तो इसमें हम +2 करेंगे, तो जेड m -4, इसमें +2 करेंगे तो सिर्फ n बच जाएगा। तो जहाँ पर अकेला n हो वही वाला मेरा आंसर, मतलब थर्ड वाला मेरा आंसर है। अब इसमें देखो न्यूक्लियर रिएक्शन में ये चीज़ हो रही है। अब यहाँ से यहाँ आने में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है, तो ये किस में होता है, बीटा माइनस डी के में, या अगर सिर्फ बीटा बोले तब भी आप बीटा माइनस ही समझेंगे। तो ऐसा कब होता है, बीटा माइनस में, भले से माइनस है लेकिन प्लस के होता है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब यहाँ से यहाँ जाने में देखो मास नंबर 4 से कम हुआ, मास नंबर 4 से कम होने का क्या मतलब है कि अल्फा डी के हुआ होगा, तो इससे हमारा आंसर आ गया। और अल्फा डी के में एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा तो जेड +1 में -2 करेंगे तो जेड -1 बचेगा। ये देखो जेड -1। अब आगे क्या हुआ, आगे गामा डी के हुआ। गामा डी के मतलब गामा क्या होता है, ये नथिंग बट फोटोन होता है, फोटोन न्यूट्रल होता है और ये कोई चार्ज नहीं निकालता, तो ये एज इट इज़ रहेगा, बस इसकी एनर्जी लेस हो जाएगी। आगे चलेंगे। अच्छा क्वेश्चन खत्म, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।